नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर सावन धारीवाल की ऑनलाइन क्लासेस जो कि आप YouTube चैनल हिस्ट्री टाइम्स पर देख रहे हैं। इससे पहले हमने अध्ययन किया था भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों का। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है, वो महत्वपूर्ण स्रोत, उन महत्वपूर्ण स्रोतों को हमने 3 भागों में बांटा था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत में मैंने आपको बताया था अभिलेखों के बारे में। अब अभिलेखों के बाद पुरातात्विक स्रोतों में ही हम पढ़ेंगे कि पुरातात्विक स्रोत और कौन कौन से होते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत है। सिक्के भी किसी भी राजवंश के बारे में जानने में, उसकी राजा की या किसी शासक की जो उसकी रुचियां होती है, वो उसके राज्य में घटित हुई विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में और उसके राज्य की आर्थिक विकास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सिक्कों का प्रचलन हमारे देश में प्राचीन काल से ही रहा है। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के भारत के इतिहास को जानने में हमारी बहुत मदद करते हैं। सिक्कों का प्रचलन भी बहुत प्राचीन रहा था। तो सबसे पहले जो सिक्का हमें मिला था, वो सिक्का हम मानते हैं एक निस्क सिक्का कह सकते हैं कि सबसे पहले सिक्के के रूप में हमें निस्क मिला था। निस्क जो था वो गोल आकृति का था, गोल आकृति का, और इसे हो सकता है कि गले के आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता हो। गले के आभूषण के रूप में निस्क को प्रयोग किया जाता रहा होगा, जो कि हड़प्पा काल और वैदिक काल के समय का है। लेकिन हम इसको शुद्ध सिक्कों की श्रेणी में नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये सिक्का हो, लेकिन इसको अधिकतर इसको यही मान सकते हैं कि निस्क जो था वो एक आभूषण के रूप में भी हो सकता है। इसके बाद आहत सिक्के या पंचमार्कड़ सिक्के। पंचमारक या आहत सिक्के, पंचमारक या फिर हम कह सकते हैं कि आहत सिक्के ऐसे सिक्के जो किसी धातु के ऊपर ठप्पा मारकर उसके ऊपर धातु पर पंच मारकर जो बनाए जाते थे, उन सिक्कों को पंचमारक या फिर आहत सिक्के कहा जाता है। इनका प्रयोग 5वीं से लेकर 6ठी, 5वीं और 6ठी इनका प्रयोग 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका प्रयोग किया जाता था। इससे पहले भी इनका प्रयोग किया जाता था, जो कि हम मान सकते हैं कि 2री और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इनका प्रयोग किया जाता हो। संभवतः हम कह सकते हैं कि मौर्य काल के समय भी पंचमार्कड़ सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। पंचमार्कड़ जो सिक्के थे, किसी भी धातु, कोई धातु जो होती थी, उस धातु को गर्म करके और उसको गोल या चौकोर, पंचमार्क जो होते थे वो या तो गोल होते थे या फिर चौकोर होते थे। इन गोल या चौकोर के ऊपर कुछ ठप्पे मार दिए जाते, जैसे हाथी का निशान
गेंडे का निशान, तीर का निशान, सूर्य का निशान, इस तरह के कुछ निशान उन पर अंकित कर दिए जाते थे। तो ये पंचमार्कड़ सिक्के थे। और जो पंचमार्कड़ सिक्के जो है वो उनको आहत मुद्राएं कहते हैं। पंचमार्कड़ सिक्के किस किस धातु के बने होते थे? पंचमार्कड़ सिक्के जो थे वो चांदी से भी बने होते थे। पंचमार्कड़ सिक्के चांदी के बने होते थे। जो पंचमार्क सिक्के चांदी के बने होते थे उनको पण या कार्शापण कहा जाता था। जो चांदी के पंचमार्क सिक्के थे उनको पण या कार्शापण कहा जाता था। और जो पंचमार्क सिक्के तांबे के बने होते थे उनको काकड़ी कहा जाता था। ऐसे पंचमार्क सिक्के जो तांबे के बने होते थे उनको काकड़ी कहा जाता था या मास्क भी कहा जाता था। मास्क या काकड़ी सिक्का कहा जाता था जो चांदी के बने होते थे। अब इसके बाद है पंचमार्क सिक्के जो सोने के बने होते थे, स्वर्ण सिक्के। ये तो आहत सिक्के। और अब हम करेंगे स्वर्ण सिक्के। भारत में सिक्कों का सर्वाधिक जो प्रचलन है, सिक्कों को सर्वाधिक चलाने वाली जो प्रजाति भारत में आई थी वो थी इंडो ग्रीक्स। सिक्कों के क्षेत्र में इंडो ग्रीक्स या हम कह सकते हैं कि हिंद यवन लोगों का सिक्कों के क्षेत्र में हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में ऐसे सिक्के चलाए जिनके ऊपर लेख लिखा होता था, जिनके ऊपर कुछ लेख लिखा होता था। ऐसे सिक्के हमारे देश में चलाने वाले जो लोग थे उनको क्या कहते हैं? हिंद यवन इंडो ग्रीक्स कहा जाता है। और हर प्रकार के सिक्के सबसे पहले हमारे देश में किन्होंने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने। इन्होंने द्विभाषीय सिक्के भी चलाए, ऐसे सिक्के जिन पर दो भाषाएं लिखी होती थी, दो भाषाएं अंकित जिन सिक्कों पर थी वो सिक्के भी हमारे देश में किसने चलाए थे? वो भी इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे। और जो कुषाण हैं, जो कुषाण लोग थे, कुषाणों में विम कडफिशस, कुषाणों में विम कडफिशस ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला हमारे देश में जो व्यक्ति था, जो शासक था, वो था विम कडफिशस जो था, उसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और जो शुद्ध सोने का जो सिक्का था वो 124 ग्रेन का था। 124 ग्रेन का शुद्ध सोने का सिक्का था जिसको दिनार कहा जाता था। इस शुद्ध सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। और सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने चलाए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने चलाए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के। सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने वाले शासक भी कुषाण ही थे। इसके बाद कुषाणों के शासनकाल के पक्की मिट्टी के हमें कुछ पक्की मिट्टी के सांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें कि वो सिक्कों को ढालने का कार्य करते थे। पक्की मिट्टी के सांचे मिले हैं जिनको कि वो सिक्कों का ढालने का कार्य करते थे। कुषाणों ने, विम कडफिशस ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। 124 ग्रेन का दिनार होता था। 124 ग्रेन का जो सिक्का था उसको क्या कहते थे? दिनार कहते थे। सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने वाले भी कुषाण थे। पक्की मिट्टी के सांचे भी कुषाण काल के प्राप्त हुए हैं। और
इंडो ग्रीक्स लोगों ने, हिंद यवन लोगों ने सभी प्रकार के सिक्के सबसे पहले हमारे देश में चलाए थे। उन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए, द्विभाषीय सिक्के चलाए। सिक्कों के क्षेत्र में इंडो ग्रीक्स लोगों का जो योगदान था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हालांकि हमें सोने के सिक्के मौर्य काल के सर्वाधिक मिलते हैं। मौर्य काल के सोने के सिक्के बहुत मिलते हैं। मौर्य काल के सोने के सिक्के सर्वाधिक बनते हैं, लेकिन गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ढाले गए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ढाले गए। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ढाले गए थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के जो थे वो सबसे अधिक ढाले गए थे। और इसके बाद सातवाहन शासकों ने सातवाहनों ने शीशे और पोटीन के सिक्के डाले। शीशे और पोटीन, शीशे और पोटीन के जो सिक्के बनाने वाले शासक थे वो सातवाहन शासक थे। सातवाहनों ने हमारे देश में सोने और शीशे और पोटीन के सिक्के जो थे उनको बनाया था। इसके बाद हम करेंगे कि मृदभांड जो बर्तन थे, मृदभांड को निर्माण करने का, मृदभांड को बनाने का जो कार्य था वो नवपाषाण काल से ही शुरू हो गया था। नवपाषाण काल में ही मृदभांड बनने शुरू हो गए थे। जो मृदभांड नवपाषाण काल में बने थे वो अच्छे उत्तम क्वालिटी के बढ़िया मृदभांड थे। और ये धूसर थे। धूसर मतलब ग्रे कलर के थे। धूसर रंग के जो थे उनको, ग्रे कलर्स के जो मृदभांड थे उनको नवपाषाण काल में पाए गए हैं। फिर हड़प्पा या सभ्यता, हड़प्पा काल में भी हमें मृदभांड प्राप्त होते हैं। और हड़प्पा काल के जो मृदभांड प्राप्त होते हैं वो लाल रंग के थे। लाल रंग के मृदभांड हमें हड़प्पा काल से मिलते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित धूसर मृदभांड, यानी हम इनको कहते हैं PGW, पेंटेड ग्रे वेयर्स। पेंटेड ग्रे वेयर्स यानी चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मौर्य काल, मौर्य काल में सर्वोत्तम मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। मौर्य काल में सर्वोत्तम मृदभांड, तो इनको कहते हैं नॉर्दर्न
ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड। तो देखिए इस तरह से क्या है, हम मानव के विकास का अध्ययन भी कर रहे हैं कि मानव ने किस प्रकार से इतिहास के विषय का अध्ययन कर रहा था और कैसे कैसे उसमें उसकी बुद्धि में विकास हो रहा था, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन हो रहे थे। सबसे पहले उसके जो मृदभांड थे वो धूसर थे, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा अधिकतर कला का समावेश नहीं था। फिर इसने कुछ रंगों को प्रयोग करना शुरू कर दिया, लाल रंग, फिर उन पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अब पेंटिंग करने के बाद ये उन पर पॉलिश भी करनी शुरू कर देता। तो सबसे बढ़िया जो मृदभांड है वो मौर्य काल के हैं। दी बेस्ट जो मृदभांड है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मौर्य काल के जो मृदभांड है वो सबसे उत्तम प्रकार के जो मृदभांड है वो हमें मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे कि भवन, स्मारक और मंदिर। मंदिर, भवन और स्मारक। मंदिर और स्मारक, भारत हमेशा से ही, हमारा देश हमेशा से ही धार्मिक प्रवृत्ति का देश रहा है और जहाँ पर धार्मिक भावना अत्यधिक प्रबल होती है वहाँ पर मंदिरों का होना अति आवश्यक होता है। तो हमारे देश में शुरुआत से ही धर्म के प्रति आस्था रही है। जब धर्म के प्रति आस्था है तो लोग मंदिरों का निर्माण भी करते थे। तो मंदिरों का निर्माण जो है वो नागर शैली में किया जाता था और नागर शैली जो थी वो उत्तर भारत में प्रचलित थी। नागर शैली के मंदिर और भवन जो थे वो उत्तर भारत में मिलते थे। अब नागर शैली के मंदिर कैसे बनाए जाते थे? नागर शैली के जो मंदिर है उनको बनाने के लिए पहले वो इस प्रकार से ऐसे बनाते, इस तरह से बनाकर फिर बाद में इस प्रकार से बनाया जाता था। तो ये नागर शैली के मंदिर थे। हमारे देश के अंदर नागर शैली के बहुत ज़्यादा मंदिर जो थे वो उत्तर भारत के अंदर प्रचलित थे। ये ऊपर, सबसे ऊपर शिखर बनाया जाता, इसको शिखर या विमान कहा जाता था। इसको शिखर या विमान कहा जाता था। और जो ये है यहाँ पर गर्भगृह होता था। ये जो है वो गर्भगृह है और इस गर्भगृह के अंदर मूर्ति स्थापना की जाती थी। इसके बाद द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिर जो थे वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो दक्षिण भारत में मिलते हैं और द्रविड़ शैली के मंदिर इस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ पर मंदिर का द्वार, और द्रविड़ शैली के मंदिर में विमान यहीं से, शिखर जो है वो यहीं से बनाया जाता है। यहीं से इसमें शिखर या विमान होता है सीधा। यही मंदिर का प्रवेश द्वार है
और ये मंदिर के अंदर यहाँ गर्भगृह होता है। गर्भगृह होता है जहाँ पर देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। तीसरी जो शैली थी वो मंदिर निर्माण की, वो है बेस्तर शैली। बेस्तर शैली जो मंदिर निर्माण की थी उसमें उपर्युक्त दोनों शैलियों का मिश्रण किया जाता था। दोनों शैलियों को मिलाकर मंदिर जो बनाए जाते थे वो मंदिर जो थे वो बेस्तर शैली के मंदिर थे, जो कि ज्यादातर पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे। पहाड़ों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया जाता था। चालुक्य व होयसल जो शासक थे, चालुक्य व होयसल जो शासक थे, उन्होंने इसी प्रकार के मंदिरों को निर्मित किया था। इसके बाद है मूर्तिकला। मूर्तिकला, मूर्तिकला भी दो थी, एक गांधार कला। मूर्तिकला में हम सबसे पहले देखेंगे गांधार कला। गांधार कला जो थी वो एक विदेशी कला थी। गांधार कला कहाँ की कला है? ये एक विदेशी कला है। गांधार कला विदेशी कला है और ये कुषाण काल में मूर्तियां अधिक बनी थी। कुषाण काल में मूर्तियों का अधिक निर्माण हुआ था और कुषाण विदेशी थे, इसलिए कुषाणों के प्रभाव से ये मूर्तिकला भी वंचित नहीं रही थी। कुषाण काल में इसका प्रचलन बहुत था। गांधार कला का विकास गांधार क्षेत्र के आसपास की जगह पर हुआ था। इसमें मुख्यतः काले सलेटी पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसमें मुख्यतः काले और सलेटी, काले और सलेटी जो पत्थर थे उनका प्रयोग करके मूर्ति जो थी वो बनाई जाती थी। जैसे बुद्ध की मूर्ति इसमें गांधार कला में बनाई गई है। बुद्ध को मूंछों के साथ दिखाया गया, काफ़ी बलिष्ठ शरीर दिखाया गया है, बड़े घुंघराले बाल दिखाया गया है, जो कि इस पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। और ये जो मंदिर थे, बुद्ध की मूर्तियां बनाना या कई और हिंदुस्तान के, भारत के देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें बनाई गई थी। इसके बाद है मथुरा कला। मूर्ति कला में है मथुरा कला। मथुरा कला ये पूर्णतः स्वदेशी थी। पूर्णतः स्वदेशी कला थी, जिसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग होता था। जिसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। जिसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता था वो मूर्ति कला कौन सी थी? मथुरा की थी, जिसमें शिव और पार्वती की प्रतिमा भी बनी है। शिव और पार्वती की प्रतिमा बनी है, बुद्ध की मूर्ति बनी है, शिव और पार्वती की प्रतिमा बनी है, बुद्ध की प्रतिमा इसी में बनाई गई है। तो ये थी कुछ हमारे इतिहास को जानने में कुछ पुरातात्विक सामग्री जो कि इतिहास को जानने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद अगले जो लेसन होगा उस अगले लेसन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो साहित्यिक स्रोत है वो हमारे देश का इतिहास जानने में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद।